उधर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने। इस दौरान 12वीं के नतीजे घोषित होने को लेकर भी उन्होंने बात रखी और सियासी मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस बातचीत में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 12वीं के नतीजों पर कहा कि इस बार छात्रों के अंक अच्छे आए हैं। अगर कोई छात्र नतीजे से संतुष्ट नहीं है तो वो परीक्षाएं भी दे सकता है। इसी के साथ उन्होंने पेड़ों की पेंशन को लेकर भी अपनी बात कही। साथ ही एनएलओ सुप्रीमो ओपी चौटाला के तीसरे मोर्चे के गठन पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा कंवरपाल गुर्जर ने वो भी आपको सुनाते हैं। 10वीं के बाद 12वीं के जो रिजल्ट हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने वो जारी कर दिए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। गुर्जर साहब, 12वीं के रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं, कैसे देखते हैं पूरे रिजल्ट्स को? हाँ, नहीं, बहुत अच्छे परिणाम बच्चों के आए हैं और काफी बड़ी संख्या में जो है मेरिट में है बच्चे, और बच्चे अच्छे अंक लेके बच्चे पास हुए हैं। सर, एक जो बच्चे संतुष्ट नहीं है रिजल्ट को लेकर, क्या उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई प्लान तैयार किया गया है? हाँ, उनके लिए हमने ऑप्शन दिया है, अगर वो चाहते हैं पेपर देना तो वो पेपर दे सकते हैं। सर, इस बार जो रिजल्ट हैं 10वीं के भी काफी अच्छा है और 12वीं के भी अच्छे, उसके बावजूद बच्चे बहुत जो प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल की तरफ कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सिर्फ रिजल्ट है या बेहतर सुविधा जो है सरकारी स्कूलों में दी जा रही है इस टाइम? देखिए, एक तो जो हमने मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोले हैं, इसका भी एक बड़ा प्रभाव है। और अब की बार जहाँ पहले केवल 22 थे, अब की बार हमने 137 तक उसकी संख्या बढ़ा दी है, और वो सीबीएसई से एफिलेटेड है। तो जैसे कुछ लोगों में इस बात का भी क्रेज है कि अपने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाना चाहते हैं, बोर्ड सीबीएसई को प्राथमिकता देते हैं। तो एक तो ये भी कारण है, और दूसरा काफी कुछ सुधार भी हुआ, और तीसरा कारण ये भी है कि जो कोविड की वजह से काफी परेशानी थी, जहाँ स्कूल बंद भी रहे और अभिभावकों को उसके बाद फीस भी देनी पड़ती, तो ये भी एक कारण है, उसकी भी वजह, सभी कारण है, मिलके कारण है। और की वजह से अच्छी संख्या 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट हमारे बढ़े हैं अब की बार। एक शिक्षकों के तबादले की जो आवेदन जो आपने मांग रखे हैं, कब तक है लग रहा है कि ये जो तबादले है ये हो जाएंगे? देखिए, हम तो अभी करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट की वजह से वो सारा जो प्रोसेस है रुका हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी, जैसे ही कोर्ट से परमिशन मिलती है तो जल्दी वो ट्रांसफर हम कर देंगे। सर, एक सवाल पर्यावरण को लेकर है। आप पंचायती जमीनों में जो खाली पड़ी जमीन है उनमें पेड़ लगाने की जो है वो बात कर रहे हैं, और साथ ही एक पेंशन देने का, पेड़ों को पेंशन देने की एक नई मुहिम जो हरियाणा सरकार चला रही है, क्या है वो पूरा मामला? देखिए, पर्यावरण आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसपे आज पूरी दुनिया विचार कर रही है। तो ऐसे में हमने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं। जैसे पिछली बार हमने 1100 गांव को टारगेट किया था कि हम एक तरफा पेड़ लगाएंगे, तब की बार 2200 को किया। पिछली बार हमारा टारगेट 1 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाना था, अब की बार हमारा टारगेट 3 करोड़ पेड़ लगाना है। तो ऐसे ही और भी जो हमारे हैं, तो उसमें ही पंचायती भूमि का भी हमने विचार किया कि पंचायत की जो भूमि है उसका 10% में हम फॉरेस्ट लगाने की बात पर हम विचार किया है हमने। तो उसमें 10% जमीन में फॉरेस्ट लगाएंगे, और उसके साथ ही अगर कोई पंचायत हमें जमीन देती है बाग लगाने के लिए, तो हम बाग लगाएंगे और तैयार करके लगभग 5 साल तक उसकी देखभाल हम करेंगे, और उसके बाद जब वो फल देना शुरू कर देगा, उससे आमदनी शुरू होगी, तो वो हम पंचायत को ही वापस कर देंगे। तो उससे ग्रीनरी भी बढ़ेगी और पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। तो इस प्रकार का हमने एक शुरुआत की है इसकी, और उसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। और जो पेंशन की बात आपने कही, जो पुराने पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, तो धीरे धीरे वो पुराने पेड़ समाप्त होते जा रहे थे, क्योंकि उनसे आमदन कम है और छावा ज्यादा है। तो इस वजह से तो हमने उस पर विचार किया। एक अलग सी फीलिंग होती है, आपने भी देखा होगा, जब आप बहुत पुराने पेड़ को देखते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है उसमें। तो मेरे मन में बहुत दिन से विचार था, तो अब की बार हमने उस पर बात की, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात कही, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये, और उससे पर्यावरण में एक बहुत बड़ा लाभ भी है। वो लाभ ये है कि जहाँ एक तो उस पेड़ की ऊंचाई भी ज्यादा है और क्षेत्रफल भी ज्यादा है, ये तो फायदा ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे खोखर हो जाती है उसमें। तो काफी पक्षी ऐसे हैं जो खोखर में ही अंडे देते हैं, और वो बच्चे जो होते हैं उनके उसमें ही सुरक्षित महसूस करते हैं।
और अगर ऐसे पेड़ नहीं होंगे तो निश्चित तौर से जो प्रजनन क्रिया है उस पर प्रभाव पड़ेगा उनकी। तो हमने एक विचार किया कि इसका भी हमें देखभाल हमने करनी है, तो वो हमने उसकी पेंशन स्कीम शुरू की है। और जितनी पेंशन हम एक बुजुर्ग को एक महीने में देते हैं उतनी पेंशन हमने एक साल में उसके लिए की है। 2,500 रुपये हम उधर देते हैं, 2,500 रुपये हमने पेड़ की पेंशन कर दी। तो वो जो पेंशन है वो जिसके भी खेत में पेड़ होगा उसको मिलेगी, यदि मंदिर में होगा तो मंदिर को मिलेगी, मस्जिद में होगा मस्जिद को मिलेगी, गुरुद्वारे में होगा गुरुद्वारे को मिलेगी, और यदि पंचायत का होगा तो पंचायत को मिलेगी। जिसका भी पेड़ होगा हम उसको ही पैसे देंगे। और उसकी हमने बढ़ाने की भी पेंशन की वही रेशो रखी है जो हम बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, और 250 रुपये साल उसमें बढ़ाते हैं, तो 250 रुपये साल हम उसकी पेंशन भी बढ़ाते रहेंगे ताकि जो हमारे पुराने पेड़ है वो सुरक्षित रहे। सर, एक सवाल है। ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि जो बीजेपी की केंद्र और जो राज्य सरकार है वो अपना जो भरोसा खो चुकी है। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को समझाने के लिए एक तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए। वो पूरे देश भर में घूमेंगे और तीसरे मोर्चे के लिए विपक्ष के नेताओं को एकजुट करेंगे। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, मुझे कुछ लगता नहीं ऐसा कि अब चौटाला साहब कोई तीसरा मोर्चा का गठन कर लेंगे, ना तो उनकी सेहत है अब और ना वो माहौल है। देखिए, वो चौधरी देवीलाल जिस टाइम राजनीति करते थे तो बहुत बड़ा कद था चौधरी देवीलाल का। वो हरियाणा में नहीं, आसपास के स्टेट में भी उनका कद बहुत बड़ा गया था। तो उनमें इतना सामर्थ्य था कि वो सबको इकट्ठा कर लेते थे और वो मोर्चे गठित कर लेते थे। आज की तारीख में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई आधार हरियाणा में ही नहीं है। तो देखिए, हर जगह वैल्यू जो है ना जी, वो उस आधार की वैल्यू होती है। सर, एक सवाल किसान आंदोलन को लेकर है। हाल ही में आपने एक घोषणा की थी कि अगस्त में जो है तिरंगा यात्रा करेंगे। वहीं किसान जो नेता हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन जो ध्वज फहराया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा, उसमें जेजेपी बीजेपी के नेताओं को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी बेशक वो ध्वज फहरा सकते हैं। देखिए, मैंने तो पहले भी किया, अगर इस प्रकार की कोई बात मेरे ध्यान में अभी तक आई नहीं है कि कहाँ उन्होंने कही, और अगर कही तो निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल गलत है ये बात। 15 अगस्त जो है वो पूरे देश का एक उत्सव है। उस दिन देश आजाद हुआ था और हर आदमी उसको मनाता है और देश के सम्मान का प्रतीक है। तो कोई भी अगर आदमी उसमें बाधा डालता है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बेहद गलत है। और अगर उनको लगता है कि उन्हें 15 अगस्त मनाना तो निश्चित तौर से उन्हें मनाना चाहिए, क्या दिक्कत है? 15 अगस्त तो सबका है, कोई किसी पार्टी का थोड़ी है 15 अगस्त। ना किसी पार्टी का है, ना किसी एनजीओ का, ना किसी संस्था का, ना किसी एक वर्ग का, ना किसी एक बिरादरी का, सारे देश का है 15 अगस्त। वो भी मनाओ, कौन रोकता है उनको मनाना चाहिए। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो हाल ही में जो बदलाव हुए हैं, कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल हैं उनको लेकर जो रुचि है वो काफी बढ़ती हुई जा रही है। और 15 अगस्त पे तिरंगा फहराने को लेकर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त एक सार्वजनिक त्योहार है, एक देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत त्योहार है, वो सबको बनाना चाहिए। इस प्रकार की जो किसानों का जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं गलत उनके द्वारा माना गया है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि कालियन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।